हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद लॉजिक एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीडीपी का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि आपको नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये वीडियो खुद एक शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में है। और ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है कि अराउंड 1 महीने बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप नोट मेकिंग में टाइम वेस्ट करो। नेक्स्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिवीजन इज द की टू एनी सक्सेस, और किसी भी एग्जाम को अचीव करने के लिए रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और रिवीजन को फ्यूचर के ऊपर ना छोड़ें। तो मेरी एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि जब भी मेरी सेकेंड क्लास आएगी तो उससे पहले आप फर्स्ट क्लास का रिवीजन जरूर कर लें, और फिर जब थर्ड क्लास आए तो फर्स्ट और सेकंड क्लास का रिवीजन एटलीस्ट एक बार हो जाना चाहिए। उससे क्या है कि आपको फ्यूचर में रिवीजन करने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। वरना यूजुअली ऐसा होता है कि हम कोर्स तो अपना कंप्लीट करते रहते हैं, सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि रिवीजन बिल्कुल नहीं हो पाया है। और फिर हम एग्जाम में क्या सोचते हैं कि अगर मैं एक बार रिवीजन और कर लेता तो मैं 10 मार्क्स और ले आता, या मैं 15 मार्क्स और एक्स्ट्रा गेन कर सकता था। तो इसलिए रिवीजन पर ज्यादा फोकस करें। एक बात और, मैंने इस चैप्टर के लास्ट में जो इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है, तो पहले आप उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। वैसे तो आई गारंटी कि 90% क्वेश्चंस आप खुद से कर लोगे, और हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन ही आप खुद से कर लो, और जो क्वेश्चन नहीं होता है फिर उसको मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, उसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर। तो सबसे पहले हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बेसिक सी डेफिनेशन जान लेते हैं। और हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस चैप्टर में केवल एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाऊंगा, तो पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन। व्हाट इज ग्रोथ? किसी भी इंडिविजुअल में होने वाले फिजिकल या क्वांटिटेटिव चेंजेस जो होते हैं उन्हें ही हम ग्रोथ कहते हैं। क्वांटिटेटिव मींस जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं या जिनको मापा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाइट 4 फीट हो सकती है, किसी की हाइट 5.5 फीट हो सकती है। जैसे कि वेट, किसी का वेट 75 kg हो सकता है, किसी का वेट 65 kg हो सकता है। जैसे कि मसल्स बड़ी हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट होता है, इसमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स तो शामिल होते ही हैं, साथ ही साथ क्वालिटेटिव चेंजेस भी आ जाते हैं। और क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं? जैसे कि सोशल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, मोरल चेंजेस एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस, या जिसे हम बुद्धि भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के प्रकार। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। देखिए, हम यूजुअली विकास को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोटर। और फिजिक्स से मतलब होता है हमारा अपीयरेंस। तो फिजिकल डेवलपमेंट से मतलब होता है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके का है। नेक्स्ट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारी बुद्धि का कितना विकास हो पाया है, जैसे कि हमारी मेमोरी पावर कैसी है, हमारी रीजनिंग पावर कैसी है, हमारी परसेप्शन कैपेसिटी कैसी है। ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल, देखो ये किस वर्ड से बना है? ये बना है सोसाइटी से। तो सोसाइटी या फिर फैमिली मेंबर्स, इन सब के साथ हम किस तरीके का व्यवहार करते हैं उसे ही सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कोई अपनी फीलिंग्स को किस हद तक कंट्रोल कर रहा है, तो इसे ही उस इंसान का इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ग्रोस का मतलब होता है कंप्लीट, मींस हमारे शरीर में जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं, जैसे कि आर्म्स, लेग्स, यानी हाथ और पैर। फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मींस होता है छोटी या सूक्ष्म। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है जैसे हमारी उंगलियों का डेवलपमेंट। ठीक है। और मैंने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है, क्योंकि इस पे प्रीवियस ईयर में एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है, PCS एग्जाम। और एग्जाम में हम E और M लेंगे। तो देखिए, P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, C फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड M फॉर मोटर डेवलपमेंट। ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लैक ऑफ टाइम की वजह से या फिर एग्जाम प्रेशर की वजह से कुछ फैक्ट्स को रिकॉल नहीं कर पाते, तो फिर वो क्वेश्चंस हम जल्दबाजी में गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स का भी काफी फायदा हो जाता है।
नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ेंगे। ग्रोथ में क्या आता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसमें ओनली फिजिकल चेंजेस आते हैं। वहीं डेवलपमेंट में क्या आ जाता है, अभी मैंने बताया था आपको पीसीएस एग्जाम वाली डेफिनेशन, तो फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस आ जाते हैं। अब देखिए यहीं से हम एक और डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ओनली फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं तो ये क्या होगा, एक नैरो कंसेप्ट होगा, है ना। और डेवलपमेंट में क्या है, बहुत सारे डोमेन आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक ब्रॉड कंसेप्ट हुआ, यानी कि एक बड़ा कंसेप्ट हुआ। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ ओनली क्वांटिटेटिव होती है, मींस इसे मेजर किया जा सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे किसी इंसान की हाइट 5 फीट हो सकती है, किसी इंसान की हाइट 5.6 फीट हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव तो होता ही है, उसी के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव से मतलब होता है सोशल, इमोशनल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ ओनली कॉन्क्रीट होती है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, यानी कि इसे देखा जा सकता है। वहीं डेवलपमेंट कॉन्क्रीट के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स उसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का व्यवहार किस तरीके का है या वो इमोशनली कितना स्ट्रोंग है, ये हम माप नहीं सकते हैं, या इस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को केवल फील किया जा सकता है। नेक्स्ट, ग्रोथ क्या है, थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलती है, मतलब ग्रोथ जो एक ऐसा प्रोसेस है वो जिंदगी भर नहीं चलेगा। माना किसी इंसान की हाइट बढ़ती जा रही है, लेकिन वो एक सर्टेन एज तक ही बढ़ेगी ना, उसके बाद तो हाइट बढ़नी रुक जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, जिंदगी भर चलता है। नेक्स्ट, ये मैंने बता ही दिया था कि ग्रोथ इज अ नैरो कंसेप्ट वाइल डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। देन ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय द लर्निंग। आप मुझे एक बात बताइए, किसी इंसान का वेट कितना है, क्या ये डिपेंड करता है कि उसने ज़िंदगी में क्या सीखा है? नहीं, इन चीज़ों पे तो डिपेंड नहीं करेगा। या तो वेट कम हो रहा है तो होएगा, और बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। वहीं डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है, जो बच्चा जितना ज़्यादा सीखेगा, जितना ज़्यादा पढ़ेगा, ठीक है, नई नई चीज़ें वो सीखेगा, उससे उसकी बुद्धि का भी उतना ही ज़्यादा विकास होगा ना। आइए पढ़ लेते हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में जो कि डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मेनली इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 होता है हेरिडिटी एंड नंबर 2 होता है एनवायरनमेंट। हेरिडिटी होता है जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जेनेटिक चेंजेस होते हैं। नॉर्मली ये क्या होते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स जो होते हैं ये स्टैटिक होते हैं, मींस इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी की आईज के कलर को चेंज नहीं किया जा सकता, या फिर उसका स्किन का कलर, या फिर उसके जीन्स, इन्हें हम चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। सेकंड होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स हैं जैसे कि सोसाइटी, मतलब हम किस तरीके की सोसाइटी में रह रहे हैं। हो सकता है हम रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या फिर हम अर्बन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो भारत के किसी शहर में रह रहा है उसको और एक इंग्लैंड के किसी शहर में रहने वाले किसी व्यक्ति को, दोनों के एनवायरनमेंट में डिफरेंस होगा ना। एनवायरनमेंट के और भी कई एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन। कई बार हम एजुकेटेड सोसाइटी में रहते हैं, वहीं कई बार हम इलिटरेट सोसाइटी में रहते हैं। जैसे जेंडर, जेंडर से मेरा मतलब है कि एक लड़की है या फिर वो एक लड़का है या फिर वो एक ट्रांसजेंडर है, तो इन चीजों का भी उस बच्चे के डेवलपमेंट में काफी असर पड़ता है। तो हेरिडिटी होती है ये स्टैटिक होती है, मींस ये स्थायी होती है, और दूसरा ये हमारे नेचर को डिसाइड करती है। वहीं एनवायरनमेंट क्या है, ये डायनामिक हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हो सकता है आज कोई बच्चा किसी गांव में रह रहा है, लेकिन 1-2 साल बाद वो शहर में जाकर रहने लगे तो उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा ना। तो इस तरीके से ये डायनामिक प्रोसेस होता है। और ये क्या होता है, उस बच्चे के डेवलपमेंट को नर्चर करता है, मींस ये उसे हेल्प करता है ग्रो करने में। तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला भी है कि D = H/E, मींस डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी कि डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ग्रोथ और डेवलपमेंट में स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। तो इन स्टेजेस को यूजुअली 6 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्रीनेटल, नंबर 2 इन्फेंसी, नंबर 3 चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। नंबर 4 अडोलसेंस, नंबर 5 अडल्टहुड एंड नंबर 6 ओल्ड एज। इनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीनेटल स्टेज जो है ये यूजुअली कंसेप्शन से बर्थ तक रहती है, मींस
जब बेबी कंसीव होता है वहां से लेकर जब उस बच्चे का जन्म होता है तब तक इन्फेंसी एज ये 0 से 2 साल तक मानी जाती है। चाइल्डहुड नॉर्मली 3 से 12 साल तक माना जाता है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अर्ली चाइल्डहुड ये 3 से 6 साल तक माना जाता है, वहीं लेट चाइल्डहुड 6 से 12 साल तक माना जाता है। अडोलसेंट जनरली 12 से 18 साल तक माना जाता है, अडल्टहुड 18 से 60 साल तक और ओल्ड एज 60 साल से ऊपर। इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है जिससे आपको इसका सीक्वेंस याद रहे। पिक आओ, पिक आओ, आप इस शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। P4 प्रीनेटल स्टेज, I4 इन्फेंसी स्टेज, C4 चाइल्डहुड, A4 अडोलसेंस, A4 अडल्ट एंड O4 ओल्ड एज। अब हम इन स्टेजेस के बारे में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उन बातों को पढ़ लेते हैं। प्रीनेटल स्टेज, इसको जैसा कि मैंने बताया था कंसेप्शन से बर्थ तक माना जाता है। इसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसकी शॉर्ट फॉर्म है GEF। GEF, G4 जर्मिनल स्टेज, E4 एम्ब्रायोनिक स्टेज, F4 फीटस स्टेज। नेक्स्ट है इन्फेंसी, इसका टाइम पीरियड 0 से 2 साल तक माना जाता है। इस स्टेज में रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मींस जो हमारे शरीर का विकास होगा वो बहुत तेज होगा। इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो ईगोसेंट्रिक या सेल्फिश होता है। एग्जाम्पल के तौर पे माना कोई बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है तो अगर आप उसका खिलौना ले लेते हो तो वो रोने लगता है, मींस उसे केवल अपने बारे में सोचना होता है। अगर उसकी इच्छाएं पूरी ना हो तो फिर वो परेशान हो जाता है और रोने लगता है, और ये 1 वर्ड स्टेज मानी जाती है। मींस अभी तक उस बच्चे ने सेंटेंसेस बोलना शुरू नहीं किया है, वो केवल एक शब्द का इस्तेमाल एक बार में कर पाता है, जैसे कि माँ, मामा, पापा, बाबा। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, इसका टाइम पीरियड 3 से 6 साल तक माना जाता है, और ये इस स्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस स्टेज में सबसे ज़्यादा तेज लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, मींस फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, और फास्टेस्ट सोशल डेवलपमेंट होता है, और फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, इस स्टेज को स्टेज ऑफ फैंटेसी भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा क्या है, काफ़ी चीज़ों को इमेजिन करने लगता है, मतलब अब वो कल्पना करने लगता है। नेक्स्ट, इस स्टेज को इमिटेटिव स्टेज भी कहा जाता है। इमिटेशन से मतलब होता है नकल करना। इस स्टेज में बच्चा क्या होगा, मान लिया वो किसी बड़े को मोबाइल चलाते हुए देखेगा तो वो उसी तरीके से उस मोबाइल को चलाने की कोशिश करेगा। अगर वो किसी दूसरे बच्चे को या किसी बड़े को बॉल से खेलते हुए देखता है तो वो भी उस बॉल को लेके उससे उसी तरीके से खेलने की कोशिश करेगा। इस स्टेज को स्टेज ऑफ एनिमिज्म भी कहा जाता है। एनिमिज्म का मतलब होता है कि वो निर्जीव चीजों को भी सजीव मानने लगता है। जैसे कि अगर उस बच्चे को किसी मेज से चोट लग जाती है तो अगर उसकी माँ उस मेज की पिटाई कर दे तो उस बच्चे को लगता है कि सच में उस मेज की पिटाई हुई है। वो मेज तो निर्जीव है लेकिन उस बच्चे को क्या लगता है कि उस मेज में जान है। इट मीन्स वो मेज को एक सजीव चीज मान रहा है। नेक्स्ट, अभी इस स्टेज में उस बच्चे में रीजनिंग का विकास नहीं हुआ है। वो क्या है, जो भी चीजें पढ़ेगा या जो भी चीजें वो देखेगा तो वो सारी रोट मेमोरी पे डिपेंड होगी। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने इन्फेंसी स्टेज में भी बताया था, इस स्टेज में भी बच्चा सेल्फिश और ईगोसेंट्रिक होता है। अब दो चीजें आती हैं, एक तो इलेक्ट्रा और एक ऑडिपस। ये दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। देखिए, फर्स्ट है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जब कोई बच्ची अपने पिता की तरफ ज्यादा अटैच्ड रहती है तो हम इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वहीं ऑडिपस क्या होता है कि कोई बेबी बॉय है, मतलब जो बच्चा है वो अपनी मम्मी की तरफ ज़्यादा अटैच्ड रहता है। अगर उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उन सारी चीज़ों को अपनी मम्मी से बताना प्रेफर करता है क्योंकि उसे अपने पापा से डर लगता है। तो इसे हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब देखो, वैसे तो ये बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं और क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है तो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम प्रेशर में हम इजी क्वेश्चंस भी गलत करके आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी गर्ल को इलेक्ट्रिक करंट लगा और फिर एक बॉय ऑडी कार में उस गर्ल को हॉस्पिटल लेके गया। तो देखो, गर्ल इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक करंट, बॉय ऑडी कार ऑडिपस। कितनी आसानी से अब ये याद भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है लेट चाइल्डहुड। इसका टाइम पीरियड 6 से 12 साल तक माना जाता है। इसमें बुद्धि का विकास काफी तेज होता है लेकिन फिजिकल ग्रोथ हमारी स्लो हो जाती है। इसमें क्या है, बच्चा कॉन्क्रीट थिंकिंग करने लगता है।
मतलब बच्चा जिन चीजों को देख रहा है उनके बारे में सोचने लगता है। इस स्टेज को सिगमंड फ्रायड ने लेटेंसी पीरियड भी कहा है। लेटेंसी पीरियड का मतलब होता है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी इस एज में प्रेजेंट नहीं है, बट इस स्टेज के लास्ट तक जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो फास्ट ग्रो करने लगती है, इसीलिए इसे लेटेंसी पीरियड भी कहा जाता है। और अब देखो हम इसकी ट्रिक बना लेते हैं। फ्रायड मीन्स फ्राई एंड लेटेंसी मीन्स, लेटेंसी से हम एक कीवर्ड बना लेते हैं लेट। तो इसे याद करने के लिए, जिससे कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करना आसान रहे, तो मैंने एक कीवर्ड बनाया लेट पार्टी और फिर नो फ्राइड डिशेज। मीन्स अगर मैं पार्टी में लेट जाता हूं तो वहां पे मुझे टेस्टी या फ्राइड डिशेस खाने को नहीं मिलेगी। देखिए यहां से हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस एज को गैंग एज भी कहा जाता है। गैंग एज का मतलब होता है कि इस एज में बच्चा ग्रुप्स में रहना शुरू कर देता है, मतलब अब वो अपने दोस्त बनाने लगा है। इस एज को रॉस ने स्यूडो मैच्योरिटी एज भी कहा है। स्यूडो का मतलब होता है फेक, मीन्स जो बच्चा है वो अपने आप को मैच्योर समझने लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अब देखो मैंने इसका फिर से एक कीवर्ड बनाया है, रोज फेक। देखो रोज से रोज और फेक स्यूडो, मीन्स आपको किसी ने एक फेक रोज गिफ्ट किया है आपका पागल बनाने के लिए। नेक्स्ट, इस स्टेज को एलिमेंट्री स्टेज भी कहा जाता है। एलिमेंट्री मीन्स इस स्टेज में हमारी एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन शुरू हो जाती है, तो इस एज को स्कूल एज भी कहा गया है। इसी स्टेज को यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। और इस स्टेज में क्या है, बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखने लगता है। अब नेक्स्ट आती है अडोलसेंस एज। इसका टाइम पीरियड होता है 12 से 18 साल और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसका टाइम पीरियड 10 से 19 साल होता है। अडोलसेंस एक लैटिन वर्ड से बना है जो है अडोल्सियर, और अडोल्सियर का मतलब होता है टू ग्रो मैच्योर। इस स्टेज में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, और स्टैनले हॉल ने इस स्टेज को स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी कहा है, मीन्स तनाव और तूफान की अवस्था। तो इसकी ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है। इमेजिन करो कि आप किसी सिनेमा हॉल में बैठे हुए हो और अचानक वहाँ पे आंधी मीन्स स्टॉर्म आ जाती है, और उस स्टॉर्म को देख के आपको स्ट्रेस आ जाता है। तो इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने। इस स्टेज में बच्चा एडजस्टमेंट और स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम से जूझता रहता है, मीन्स ना तो वो भी स्टेबल हो पाया है और ना ही वो लोगों के साथ एडजस्ट कर पाता है। इस स्टेज को स्टेज ऑफ अनरियलिज्म भी कहा जाता है, मीन्स वो जो बच्चा है वो एक इमेजिनरी लाइफ जीता है, वो ज्यादा बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता रहता है जिन्हें सच करना प्रैक्टिकली आसान नहीं होता, या जो उसकी रीच से बहुत दूर हैं। अडोलसेंस स्टेज को एरिक एरिक्सन ने स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा है, मीन्स पहचान का संकट। मतलब बच्चे को ये नहीं पता कि वो भी बच्चा है या बड़ा हो चुका है, उसे खुद में ही अभी डाउट रहता है कि मैं भी बच्चा हूँ या मैं बड़ा हो चुका हूँ। इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है कि अगर आपको सोनी एरिक्सन कंपनी के मोबाइल लेने जाना है तो आपको वहाँ अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस बाय एरिक्सन। इस स्टेज को स्टेज ऑफ हीरो वर्शिप भी कहा जाता है। जैसे अगर वो बच्चा किसी मूवी को देखता है तो उसमें वो कल्पना करता है कि उसमें जो हीरो है वो खुद है, और उसी तरीके से वो रिएक्ट करने लगता है। इस स्टेज को स्टेज ऑफ डे ड्रीम्स भी कहा जाता है, मतलब वो बहुत बड़े बड़े सपने देखता है। इस स्टेज में बच्चा ग्रुप्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, इसे कहते हैं पीयर इन्फ्लुएंस। मतलब पहले जो बच्चा परिवार के लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता था, अब वो अपने फ्रेंड सर्कल में रहना ज़्यादा पसंद करने लगा है। इस स्टेज में उस बच्चे के ग्रुप में जो ऑपोजिट सेक्स मेंबर्स हैं तो वो उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, और इसी स्टेज में मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। तो ये थे डेवलपमेंट की स्टेजेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं विकास के सिद्धांतों के बारे में, मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहला है डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और कहा भी जाता है कि डेवलपमेंट गोज फ्रॉम वॉर्म टू टॉम्ब, मीन्स डेवलपमेंट भ्रूण अवस्था से जब तक हम कब्र में नहीं जाते तब तक चलता रहता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या हम इसे इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कहते हैं। आपने सुना होगा इंटर स्टेट गेम्स चल रहे हैं या फिर इंटर स्टेट बसेस चल रही हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है,
तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। इसी तरीके से इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होंगे कि ये एक बच्चा है ए, ये एक बच्चा है बी, तो दोनों में क्या है, अंतर होता है। हो सकता है ये बच्चा ज़्यादा फिजिकली स्ट्रोंग हो और बी कम फिजिकली स्ट्रोंग हो, और हो सकता है ए जो है वो कम मेंटली स्ट्रोंग हो और बी ज़्यादा मेंटली स्ट्रोंग हो। तो इसे ही हम कहते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो इंट्रा का मतलब है एक ही चीज के अंदर जो अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। जैसे कोई बच्चा है, हो सकता है वो फिजिकली वीक हो लेकिन वो इंटेलेक्चुअली स्ट्रोंग भी हो सकता है, वो इमोशनली स्ट्रोंग भी हो सकता है और वो सोशली वीक भी हो सकता है। तो इसे ही हम कहते हैं कि एक ही बच्चे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो क्वालिटीज हैं उनमें अंतर पाया जाना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली सीक्वेंस। ये यूनिवर्सल होता है, मींस डेवलपमेंट क्या है, उसका एक यूनिवर्सल ऑर्डर होता है। हालांकि रेट में डिफरेंस है लेकिन वो ऑर्डर सेम है, मींस वो सीक्वेंस सेम है। आइए इसके बारे में जानते हैं आगे। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न मींस यूनिफॉर्म पैटर्न को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सिफेलोकॉर्डल, नंबर 2 प्रॉक्सिमोडिस्टल, नंबर 3 लोकोमोशन। सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है हेड टू टो, मींस ये हमारे सर से लेकर और पैर तक चलता है। जैसे बच्चा सबसे पहले सर को हिलाना सीखता है, उसके बाद ये जो ऊपर वाले ऑर्गन्स हैं इनका डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद बच्चा बैठना सीखता है और उसके बाद चलना सीखता है। तो देखो ऊपर से नीचे तक का डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल। देखो ये 2 वर्ड से बना है, प्रॉक्सिमा प्लस डिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि सेंटर से पेरीफेरी की तरफ डेवलपमेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि बच्चे का हार्ट पहले डेवलप होता है, उसके बाद जैसे रीढ़ की हड्डी डेवलप होगी और फिर धीरे धीरे आउटर पोर्शन, और यही प्रक्रिया फिर हाथों तक चलती रहती है। तो ये क्या हुआ, सेंटर टू आउटर साइड हुआ। नेक्स्ट है लोकोमोशन। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि बच्चा सबसे पहले क्रॉल करना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है और लास्ट में वॉक करने लगता है। और ये वाला सिद्धांत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। जैसे कि मैंने आपको डेवलपमेंट के कुछ प्रकार बताए थे, मैंने आपको उसकी एक ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी, बताइए आप। PCS एग्जाम याद है अभी? P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल, E फॉर इमोशनल एंड M फॉर मोटर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इन सारे एस्पेक्ट्स को मिलाकर ही कहा जाता है। नेक्स्ट है बाइलेटरल टू यूनिलेटरल, मींस सबसे पहले देखिए बाई मतलब 2। तो सबसे पहले मैं आपको एक गेंद का एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहले जब बच्चा बॉल को देखता है तो वो उस बॉल को दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, यूनिलेटरल, मतलब बाद में वो एक हाथ से पकड़ना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ आउटर टू इनर कंट्रोल। सबसे पहले बच्चा जो बाहर के लोग हैं उनसे प्रभावित होता है और धीरे धीरे क्या है, वो खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है या खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। इसका मतलब है जो ये हमने डेवलपमेंट्स के टाइप पढ़े थे, ऐसा नहीं है कि इनमें एक डेवलपमेंट पहले होगा दूसरा बाद में होगा, ये सब साथ के साथ भी हो सकते हैं। मीन्स किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो साथ में उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल का मतलब होता है सामान्य और स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। जैसे कि सबसे पहले वो एक हाथ को चलाना सीखेगा, उसके बाद क्या है, वो जो ये हाथ है, हाथ का भी एक स्पेसिफिक पार्ट क्या हुआ, थंब, अंगूठा या फिर फिंगर। लास्ट में वो जैसे वो शुरू में गेंद को एक हाथ से उठा रहा है तो उसके बाद वो उसी चीज को या उसी गेंद को एक उंगली और अंगूठे से भी उठाना शुरू कर देता है। तो इसे कहते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल, मतलब डेवलपमेंट को चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, डेवलपमेंट में इंप्रूव किया जा सकता है। अगर मुझे आज कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो मैं इन फ्यूचर उसको सीख सकता हूँ। अगर मैं आज फिजिकली स्ट्रोंग नहीं हूँ तो मैं कल फिजिकली स्ट्रोंग बन सकता हूँ। अगर मैं आज इमोशनली स्ट्रोंग नहीं हूँ तो कल मैं इमोशनली स्ट्रोंग बन सकता हूँ। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट केवल एक दिशा में नहीं होता, डेवलपमेंट बहुत सारी दिशाओं में होता है। नेक्स्ट जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है और अब हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं हम उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि पिछले कुछ सालों में एग्जाम में आए हैं।
उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले एक बार हमने जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं हम उन्हें फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, इसका क्या फॉर्मूला था पीसीएस एग्जाम। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, 2 फैक्टर्स थे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड, इसे मैंने 2 पार्ट्स में बांटा था, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड, अडोलेसेंस, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या थी, पिक आओ। नेक्स्ट प्रीनेटल स्टेज के बारे में पढ़ा था, फिर इन्फेंसी स्टेज के बारे में, नेक्स्ट अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पढ़ा था। इसमें फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, फास्टेस्ट सोशल डेवलपमेंट एंड फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट लेट चाइल्डहुड के बारे में हमने पढ़ा था, रॉस ने इस स्टेज को क्या कहा है, सिगमंड फ्राइड ने इस स्टेज को क्या कहा है। नेक्स्ट अडोलसेंस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे, इसमें हमने सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, लोकोमोशन भी पढ़ा था। तो आइए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये कहना चाह रहा है हमने जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो उनमें से कौन सा सजेस्ट करता है कि जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, देखिए कीवर्ड्स देखना आप इस क्वेश्चन में, तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्या है, डिफरेंट रेट से डेवलप होते हैं और अलग अलग स्टेजेस पे। तो आपको याद है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्या कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। 2 सिद्धांत मैंने बताए थे, कौन कौन से बताए थे, एक तो था ऊपर से नीचे की तरफ, उसे क्या कहते थे, सिफेलोकॉर्डल। एक था सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, उसे क्या कहते थे, प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सिफेलोकॉर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। ओनली, देखिए जहां भी वर्ड ओनली आ जाता है वहां आपको 1 सेकंड के लिए रुकना है और फिर सोचना है क्या ऐसा हो सकता है कि डेवलपमेंट केवल चाइल्डहुड में ही होता हो। ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, डेवलपमेंट तो कॉन्टिन्यूस है, लाइफ टाइम चलता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। चलिए अभी इसे देख लेते हैं, वैसे तो ये सही भी लग रहा है, फिर भी आगे देख लेते हैं। डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ। सेम रेट ऑफ ग्रोथ मैंने बताया था आपको कि डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ होती है, तो ये भी गलत हो गया। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द स्कूल। क्या डेवलपमेंट केवल उस लर्निंग से होता है जो स्कूल में, नहीं। लर्निंग तो हम कहीं भी कर सकते हैं, फैमिली में कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, सोसाइटी में कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो हमारी सही स्टेटमेंट कौन सी हुई, बी। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस इज। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब जिन चीजों को बच्चा देख सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिन्हें केवल फील किया जा सकता है, उन्हें देखा नहीं जा सकता। सेंसरी मतलब सेंसेस का इस्तेमाल। तो क्या एब्स्ट्रैक्ट चीजें सबसे पहले आ सकती हैं, बिल्कुल नहीं आ सकती, तो इस ऑप्शन को हटा देते हैं। अब पहले बच्चा सेंस से सीखता है या कॉन्क्रीट स्टेज में सीखता है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि जो चीजें देखी जा रही हैं उनके बारे में सोचना, नहीं ये बाद में आएगा, क्योंकि बच्चा क्या है पहले वो केवल सेंस का इस्तेमाल कर रहा है, सोचने की क्षमता उसमें बाद में आएगी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, सेंसरी स्टेज देन कॉन्क्रीट स्टेज। और एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें तो बाद में ही सीखा जाएगा ना। नेक्स्ट है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे क्रिटिकल पीरियड कौन सा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, हमने पास्ट में ये करा भी था। देखो अर्ली चाइल्डहुड में क्या बताया था मैंने, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट किस स्टेज में हुई, अर्ली चाइल्डहुड। तो इसका आंसर क्या है, आंसर बी, अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट है, Which of the following correctly identifies the broad domains of development। वही जो हमने डेवलपमेंट के प्रकार पढ़े थे, क्या टेक्निक बताई थी मैंने, PCS एग्जाम, याद है। तो कौन सा है इसमें, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और ई। बाद में क्या आएगा, मोटर डेवलपमेंट। तो हमारा ऑप्शन भी सही हुआ। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बताओ इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, बहुत इजी है, इन्फेंसी एंड अर्ली स्टेज। हमने पढ़ा था फास्टेस्ट किस स्टेज में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में, लेकिन इन्फेंसी में भी क्या होता है, काफी तेज होता है। नेक्स्ट है, ये जो नीचे ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा
प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, यानी विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है। डेवलपमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है, बिल्कुल, हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं, बिल्कुल करती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डोंट इन्फ्लुएंस इट, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी डेवलपमेंट को वहाँ की संस्कृति अफेक्ट ना करें? बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हुआ। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हुआ? डी। द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, मतलब जो अडल्टहुड स्टेज है वो किसके बाद आती है? तो अडल्टहुड स्टेज किस स्टेज के बाद आती है? अडोलसेंस के बाद आती है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट? बताओ, एनवायरनमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्या ये पॉसिबल है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल केवल और केवल लैंग्वेज डेवलपमेंट तक सीमित होता है? नहीं, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो सकता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सकता है। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरनमेंट। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो डेवलपमेंट है उसकी कुछ बातें हेरिडिटी से ज़्यादा प्रभावित होती हैं और दूसरी कुछ बातें पर्यावरण से प्रभावित होती हैं, बिल्कुल सही हो सकता है। चलिए इसे हम सही कर देते हैं। अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली, देखिए ये एक्सेप्शनल वर्ड है, इन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। इज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स, पूरे तरीके से जीन्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने दो फैक्टर्स बताए थे, हेरिडिटरी था और एनवायरनमेंट था। हेरिडिटी में क्या आते हैं? जीन्स आते हैं, तो बाकी भी तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं ना, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। गुड केयर एंड न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर, इसको आप सही कर लेना, ये है DIET डाइट। तो एनी डिसऑर्डर, न्यूट्रिशियस डाइट से किसी भी डिसऑर्डर को दूर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी, द सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कितना इजी सवाल है, बताइए, आप सभी बताओ इसका आंसर। हेड टू टो। देखो ये है CTET स्पेशल क्वेश्चन, इसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और उन्हें आप छोड़कर नहीं आओगे। और आई गारंटी, अगर आप इस कोर्स को ईमानदारी से करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब इसे पढ़ते हैं। अ 6-year-old गर्ल शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी, एक 6 साल की बच्ची है, वो एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी दिखा रही है, वो कोई गेम खेलती होगी। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन्स, अरे वाह, यही तो हमारा कीवर्ड है। सेंड हर फॉर कोचिंग, अच्छा कोचिंग के लिए भी भेज रहे हैं। एवरी डे एंड ट्रेन हर ऑन वीकेंड्स, खुद भी ट्रेन कर रहे हैं, वेरी गुड। हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन, पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जीन्स, और जीन्स मतलब हेरिडिटी। सेकंड क्या है? कोचिंग, कोचिंग मतलब उसे किस तरीके का एनवायरनमेंट मिला है, तो इंटरेक्शन किस किस के बीच हुआ? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए कितना आसान सवाल था, तो थोड़ा सा सोचो और क्वेश्चंस खुद ही होते चले जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक चैप्टर खत्म किया, फिर हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। अब आप मुझे मैसेज करके बताना कि क्या आपको लगा कि उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद कोई क्वेश्चन आपसे छूट पाएगा? शायद नहीं। और मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आपने ये चैप्टर पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा है तो आपने सारे के सारे क्वेश्चंस भी सही अटेम्प्ट किए होंगे। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखना और रिवीजन करते रहना और बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर करते रहना, और इस चैप्टर का रिवीजन ज़रूर कर लेना। कल मेरी दूसरी क्लास आ जाएगी, तब तक बाकी सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन करते रहना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।